वेलकम अगेन स्टूडेंट्स इन द इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लासेस। चैप्टर हमारा चल रहा है 5th रूरल डेवलपमेंट। और आज के सेशन में हमारा टॉपिक रहेगा द चैलेंजेस ऑफ रूरल मार्केटिंग, या कह सकते हैं द चैलेंजेस ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। एक ही बात है, यानी कि वो चुनौतियाँ जो फसल की कटाई के बाद शुरू होती हैं और फसल बेचने तक किसान को उन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इंक्लूड्स ऑल दीज प्रोसेसेस बिटवीन हार्वेस्टिंग एंड फाइनल सेल ऑफ द प्रोड्यूस बाय द फार्मर्स। फसल की कटाई के बाद, लेकिन फाइनल सेल से पहले जितने भी काम किसान को करने पड़ते हैं, जितने भी प्रोसेस अपनाने पड़ते हैं, एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं, वही सब कहलाता है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। इट इंक्लूड्स पॉइंट नंबर 1, गैदरिंग द प्रोड्यूस आफ्टर हार्वेस्टिंग। कटाई के बाद फसल को एक जगह इकट्ठा करना। एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं समझने के लिए राइस का। अगर किसान ने धान की खेती की है, चावल, तो कटाई के बाद फसल को पहले उसे एक जगह इकट्ठा करना पड़ेगा। उसके बाद प्रोसेसिंग द प्रोड्यूस, अर्थात उन्हें कूट कर चावल को अलग करना पड़ेगा ताकि उनके ऊपर जो परत चढ़ी होती है वो अलग हो जाए और फसल मार्केट में बेचने के लिए रेडी हो। नंबर 3, ग्रेडिंग द प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू इट्स क्वालिटी। क्वालिटी या साइज को देखते हुए उनकी ग्रेडिंग की जाएगी। जैसे आपने देखा होगा बाजार में एक प्रकार का चावल थोड़ी आता है, बहुत प्रकार के चावल आते हैं। अगर बासमती चावल का भी एग्जाम्पल ले लिया जाए तो उसमें भी साबुत चावल अलग है, टुकड़ा अलग है, आधा चावल अलग रेट का है। तो इस तरीके से क्वालिटी के आधार पर अपनी फसल को अलग अलग भागों में बांटना, जिसे बोलते हैं ग्रेडिंग। नंबर 4, पैकेजिंग द प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू बायर्स प्रेफरेंसेस, यानी कि ग्राहक की ज़रूरत को देखते हुए अलग अलग प्रकार के पैकेज तैयार करना, उनको पैकेजिंग करना ताकि प्रोडक्ट जो है वो सुरक्षित रहे, कंज्यूमर्स तक पहुंचने से पहले उसमें कीड़ा ना लगे, मॉइस्चर ना लगे। इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। नंबर 5, स्टोरिंग द प्रोड्यूस फॉर फ्यूचर सेल। जो माल अभी नहीं बिक रहा है या किसान उसे भी बेचना नहीं चाहता, उसे स्टोर करना, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है कि उसे स्टोर कैसे किया जाए ताकि वो खराब ना हो। एंड पॉइंट नंबर 6, सेलिंग द प्रोड्यूस व्हेन द प्राइस इज ल्यूक्रेटिव। और जब किसान को लगेगा कि अब मुझे लाभप्रद कीमत मिल रही है अपनी फसल की, यानी कि मुझे प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा है अब, तो उस समय किसान उसे बेचेगा। तो यही सब कहलाता है रूरल मार्केटिंग या एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। और ये सभी किसान के लिए समस्याएं हैं, उसके लिए चुनौतियां हैं जिनका सामना हर किसान को करना पड़ता है। मेजर्स इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव मार्केटिंग सिस्टम। मार्केटिंग सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं। पॉइंट नंबर 1, रेगुलेटेड मार्केट्स अवेलेबल कराए हैं गवर्नमेंट ने किसानों को। द फार्मर्स कैन कम टू दीज मार्केट्स फॉर अ फेयर सेल ऑफ देयर प्रोड्यूस। अर्थात ये वो मार्केट्स हैं जहां पर किसान उचित दाम पर अपनी फसल बेच सकता है। दीज यार्ड्स ऑल्सो ऑफरिंग स्टोरेज फैसिलिटीज टू द फार्मर्स। ये वो मार्केट्स हैं जो किसान को स्टोरेज फैसिलिटी भी दे रहे हैं कि अगर आपको अभी माल नहीं बेचना तो आप उसे स्टोर कर सकते हो, जहां पर अलग अलग प्रकार के स्टोर्स वगैरह होते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ों के लिए हमें कोल्ड स्टोर भी चाहिए होता है और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनके लिए कोल्ड स्टोर की आवश्यकता नहीं है। इन मार्केट्स में किसान को हर प्रकार के
स्टोरेज फैसिलिटी अवेलेबल कराई जाती है। इट रिड्यूसेस डिस्ट्रेस सेल, यहां पर किसान को डिस्ट्रेस सेल नहीं करनी पड़ेगी, इसका मतलब अर्थात बेचना है तो बेचो, नहीं बेचना तो स्टोर कर दो। डिस्ट्रेस सेल का मतलब मजबूरी में कर्ज चुकाने के लिए अपनी फसल को बेचना, चाहे कीमत जो भी हो। डिस्ट्रेस सेल refers to a situation when the farmers are compelled to sell their produce immediately after the harvest, यानी कि कटाई के तुरंत बाद किसान मजबूर हो जाता है अपनी फसल को बेचने के लिए। नो मैटर हाउ द मार्केट प्राइस इज, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है, बिकॉज दे नीड इमीडिएट कैश, क्योंकि किसान को तुरंत पैसा चाहिए टू पे ऑफ देयर डेब्ट्स, अपना कर्ज चुकाने के लिए। एंड दे लैक स्टोरेज फैसिलिटीज, और उनके पास स्टोरेज फैसिलिटीज भी नहीं है। और द कॉस्ट ऑफ स्टोरेज इज वेरी हाई, या फिर अगर स्टोरेज फैसिलिटी है भी तो उसका किराया बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से किसान को समझ नहीं आता कि अभी बेच दूं तो भी नुकसान, और बाद में बेचूंगा तो भी हाथ में कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि स्टोरेज की कॉस्ट ही बहुत ज़्यादा है। तो मजबूरी में वो फिर बेच देता है अपनी फसल। इसी को बोलते हैं डिस्ट्रेस सेल। जब प्रॉफिट ना होने के बावजूद भी किसान मजबूर हो जाता है अपनी फसल को बेचने के लिए, देन इट इज नोन एज डिस्ट्रेस सेल। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 2, cooperative agricultural marketing societies. As member of these societies, farmers find themselves better bargainers in the market. अर्थात जो किसान इस प्रकार की सोसाइटीज के मेंबर बनते हैं उनको अच्छे बार्गेनर्स मिल जाते हैं। दैट मीन्स अच्छे दाम मिलेंगे अपनी फसल के, जब बार्गेनर्स अच्छे मिल रहे हैं तो, क्योंकि ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज ही उनके लिए बार्गेनिंग करती है और उनको उनकी फसल के अच्छे दाम दिलवाती है। गेटिंग बेटर प्राइस ऑफ देयर प्रोड्यूस थ्रू कलेक्टिव सेल, क्योंकि यहाँ पर किसानों की जो फसल है वो अलग अलग नहीं बेची जाती, बल्कि ये सोसाइटी सभी किसानों से उनकी फसल लेकर एक साथ अच्छा बार्गेन करते हुए उनको बेटर प्राइस दिलवाती है, अर्थात यहाँ पर कलेक्टिव सेल होगी। एग्जाम्पल, मिल्क कोऑपरेटिव्स इन गुजरात। गुजरात में बहुत से किसान ऐसे हैं जो दूध का काम भी करते हैं और वो अपना दूध किसी और को नहीं बेचते बल्कि एक सोसाइटी को बेचते हैं, जिससे कि उनको उनकी जो भी प्रोड्यूस है, दूध है या जो भी फसल वगैरह होती हैं, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है गुजरात का, लेकिन सोसाइटीज़ में तो हर एक फसल बेची जाती है। मेन बात है कि यहाँ पर कलेक्टिव सेल होगा, जिसकी वजह से किसानों को ज़्यादा फायदा होता है। पॉइंट नंबर 3, प्रोविजन ऑफ वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज। गवर्नमेंट के द्वारा किसानों के लिए स्टोरेज फैसिलिटीज भी अवेलेबल कराई गई हैं ताकि उन्हें डिस्ट्रेस सेल ना करनी पड़े। इट अवॉइड्स डिस्ट्रेस सेल एंड इट हेल्प्स द फार्मर्स टू सेल देयर प्रोड्यूस एट अ टाइम व्हेन द मार्केट प्राइस इज ल्यूक्रेटिव। अर्थात किसान को यहाँ पर डिस्ट्रेस सेल नहीं करनी पड़ेगी, वो अपने फसल को उठा के रख लेगा, स्टोर कर लेगा, और जब उसे लगेगा कि मुझे प्रॉफिट अच्छा मिल रहा है, अर्थात अच्छी कीमत मिल रही है फसल की, तब वो अपनी फसल को बेचेगा। पॉइंट नंबर 4, सब्सिडाइज्ड ट्रांसपोर्ट। रेलवे आर ऑफरिंग सब्सिडाइज्ड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी to the farmers to bring their produce at the urban markets when often they get a better deal. अगर किसान चाहता है कि उसकी फसल शहर में जाकर बिके तो शहर तक फसल को पहुंचाने का काम ये रेलवे डिपार्टमेंट हमारे देश में कर रहा है, जो कि सब्सिडाइज्ड रेट्स पर किसान को ये फैसिलिटी दे रहा है। यानी किसान अगर रेलवे का यूज़ करेगा, इंडियन रेलवे का, तो उससे जो किराया लिया जाएगा वो बहुत कम लिया जाएगा। जो नॉर्मल किराया है वो नहीं लेंगे, बल्कि उसमें उसे काफ़ी हद तक
पैसा वापस मिल जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सब्सिडी। और दूसरा फ़ायदा ये कि जब फसल मार्केट में आ जाएगी शहर के अंदर, तो किसान को वहाँ पर बेटर डील मिल पाएगी, जो कि गांव के आसपास नहीं मिलती। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 5, dissemination of information. Through electronic and print media, farmers get information related to price and can easily decide how much to sell and when to sell. मार्केट में कौन सी फसल के क्या प्राइस चल रहे हैं, इसकी इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के द्वारा किसानों को अवेलेबल कराई जाती है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मतलब हो गया आजकल मोबाइल, और प्रिंट मीडिया का मतलब होता है अखबार या मैगजीन्स वगैरह। फिलहाल यहाँ पर प्रिंट मीडिया का मतलब अखबार से ही है। तो अखबार के माध्यम से या मोबाइल्स के माध्यम से किसानों को मैसेज कर कर लगातार ये इन्फॉर्मेशन दी जाती हैं कि प्राइस किस चीज़ का कितना चल रहा है, ताकि किसान को कोई लूट ना सके, किसान के साथ कोई धोखाधड़ी ना कर सके, और फिर किसान आसानी से डिसाइड कर सकता है कि मुझे कब और अपनी कितनी फसल बेचनी चाहिए, अर्थात उसका डिसीजन वो आसानी से ले पाएगा। नंबर 6, MSP पॉलिसी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी, जिसमें किसान को उसकी फसल के अधिक से अधिक दाम दिलवाए जाते हैं सरकार के द्वारा। यहाँ पर सरकार एक न्यूनतम कीमत फिक्स कर देती है फसल की, कि इससे कम कीमत पर किसान फसल नहीं बेचेगा। फिर भी बेचे तो उसका नुकसान है, वो बेचेगा क्यों जब गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया तो? क्योंकि अगर उस रेट पर उसकी फसल नहीं बिकी तो फिर वो गवर्नमेंट को खरीदनी पड़ती है, किसान को तो फायदा है इसमें। मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि न्यूनतम मूल्य जब सरकार ने घोषित कर दिए, जैसे गन्ना है फॉर एग्जाम्पल, कि गन्ने का रेट कम से कम किसान को मिलना चाहिए 350 रुपये पर क्विंटल, एग्जाम्पल मान लेते हैं हम लोग समझने के लिए। तो 1 क्विंटल के किसान को 350 रुपीज़ मिलेंगे, और ये मिनिमम वैल्यू है। हाँ, ज़्यादा में अगर आपका बिक रहा है कहीं और तो आप बेच सकते हैं, लेकिन अगर इससे कम में बिक रहा है तो मत बेचिए, फिर तो गवर्नमेंट खरीदेगी। चीनी की मिल्स वगैरह होती हैं जगह जगह, वहाँ पर किसान का गन्ना सप्लाई करवा दिया जाता है सरकार के द्वारा, और किसान को उसके गन्ने के मिनिमम प्राइस दिलवाए जाते हैं जो गवर्नमेंट ने फिक्स किए थे। MSP is an assurance to the farmers that their produce would be purchased by the government at the specified price. Alternate marketing channels, इनके अलावा और भी कुछ मार्केटिंग चैनल्स हैं। अ रे ऑफ होप, और ये भी एक अच्छी खासी आशा की किरण है किसान के लिए, आशा की किरण। मल्टीनेशनल कंपनीज एंड डोमेस्टिक एंटरप्राइजेज आर ऑफरिंग एडवांस पेमेंट टू द फार्मर्स टू सप्लाई फार्म प्रोडक्ट्स एट द प्री डिटरमाइंड रेट्स। मल्टीनेशनल कंपनीज जो कि विदेशी कंपनीज हैं अधिकतर, और डोमेस्टिक एंटरप्राइजेज अर्थात वो कंपनी जो देश के अंदर काम कर रही हैं, हमारे देश की हैं, ये कंपनीज भी किसान को एडवांस पेमेंट देकर उसे फसल पैदा करने का मौका देती हैं, और यहाँ पर रेट्स भी पहले से ही फिक्स कर लिए जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कंपनी है जो ग्राहकों को आटा बेचती है, जैसे कि आशीर्वाद आटा। तो ये जो कंपनी है आशीर्वाद, ये किसानों को एडवांस पैसा देकर उनसे वीट पहले से ही कीमत फिक्स करके खरीद लेती है। अर्थात अब किसान जितना भी वीट पैदा करेगा वो सब कहीं और नहीं बेच सकता, उसे देना पड़ेगा आशीर्वाद कंपनी को, जो उसे कन्वर्ट करेगी फ्लोर में और हमारे घर तक आटा पहुंच जाता है।
तो इस प्रकार से देश में बहुत सारी कंपनीज हैं जो किसान को एडवांस पेमेंट देकर उसका फार्म प्रोडक्ट एडवांस में ही उससे खरीद रही हैं और उसको रेट भी अच्छे दे रही हैं। यानी कि यहां पर होगा प्री डिटरमाइंड रेट, यानी पूर्व निर्धारित कीमत। एग्जाम्पल जैसे बिग बाजार भी यही काम कर रहा है। बिग बाजार में जितनी भी सब्जियां वगैरह बिकती हैं उन पर बिग बाजार कोई प्रॉफिट अर्न नहीं करता। वहां पर बिग बाजार का काम है केवल और केवल किसान को उसकी फसल के अच्छे दाम दिलवाना और ग्राहकों को भी सस्ता आइटम बेचना। क्योंकि बिग बाजार में जितनी भी सब्जियां या फल वगैरह बिकते हैं बहुत सस्ते होते हैं, क्वालिटी वाइज भी अच्छे हैं, क्योंकि बीच में मिडिल मैन जितने भी हैं वो खत्म हो जाते हैं। किसान के पास से सीधा फसल पहुंच रही है बिग बाजार के पास, चाहे वो सब्जियां हो, चावल हो, दाल हो, इस प्रकार के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, और वहां से वो सीधा पहुंच रहे हैं ग्राहक के पास। अगला एग्जाम्पल है रिलायंस रिटेल्स, ये भी डोमेस्टिक कंपनी है। इजी डे मार्केट, अपनी मंडी, राइट टू बाजार एटसेट्रा, ये सब ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स हैं जो किसान को एडवांस पैसा देकर उससे फसल पैदा करवा रहे हैं और रेट उसे मिल रहे हैं पूर्व निर्धारित, जो पहले से ही डिसाइड हो चुके थे, जिसकी वजह से देश के बहुत से किसान ऐसे हैं जो इन चीज़ों का फायदा उठा रहे हैं। नेक्स्ट, एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन एंड मार्केट रिस्क। It refers to the reallocation of some of farm productive resources into new activities। यानी हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, उनको खेती के अलावा किसी और प्रकार की नई एक्टिविटीज में इस्तेमाल किया जाए। दैट मीन्स एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन। यह कह सकते हैं अ क्रॉप रिड्यूसेस मार्केट रिस्क, अर्थात किसान अपने रिसोर्सेज को या तो नई एक्टिविटीज़ में लगाएगा या नई प्रकार की फसल में लगाएगा ताकि मार्केट रिस्क घट जाए। क्योंकि किसान ने अगर एक ही फसल पैदा की और हो सकता है कि वही बर्बाद हो गई, कीड़े लग गए उसके अंदर, या ज़्यादा सप्लाई हो जाने के कारण कीमतें बहुत कम मिल रही हैं, तो अलग अलग फसल लगाने पर इस प्रकार का रिस्क नहीं होगा, या अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज़ करने पर किसान इस रिस्क से बच जाएगा। यही कारण है कि आपने देखा भी होगा मैक्सिमम ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी किसान होते हैं वो खेती के साथ साथ गाय का या भैंस का दूध का काम भी करते हैं। कुछ बकरियां पाल लेते हैं, बकरियों का दूध भी बिकता है और मीट भी बिकता है। कुछ किसान पोल्ट्री फार्म्स का काम कर लेते हैं। तो यही कहलाता है एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन। यानी कि एक खेती पर डिपेंड नहीं रहना, आपको एक फसल पर डिपेंड नहीं रहना, बल्कि एक से अधिक फसल पैदा कीजिए अलग अलग प्रकार की, या फिर दूसरे प्रकार की एक्टिविटीज कीजिए। डाइवर्सिफिकेशन हैज टू एस्पेक्ट्स। पॉइंट नंबर 1, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। इट implies प्रोडक्शन ऑफ अ डाइवर्स वैरायटी ऑफ क्रॉप्स रेदर देन वन क्रॉप। यानी कि एक फसल के बजाय अलग अलग प्रकार की बहुत सारी फसल पैदा की जाएंगी। इट implies प्रोडक्शन ऑफ अ डाइवर्स वैरायटी ऑफ क्रॉप्स रेदर देन वन स्पेशलाइज्ड क्रॉप टू मिनिमाइज द मार्केट रिस्क अकरिंग ड्यू टू फेलियर ऑफ मानसून। अगर मानसून फेल हो गया, बारिश नहीं आई, तो सारी फसल बर्बाद थोड़ी होगी। वही फसल बर्बाद होगी जिसको पानी की ज़्यादा आवश्यकता थी। कुछ फसलें तो ऐसी भी होती हैं जिनमें पानी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़े बहुत पानी से ही वो फसलें हो जाती हैं। एग्जाम्पल जैसे कि मस्टर्ड, सरसों, उसको बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है। ज़्यादा पानी किसको चाहिए? धान को चाहिए, गन्ने को चाहिए, शुगर केन। लेकिन सरसों को बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो यहाँ पर अगर मानसून फेल हो भी गया
तो भी उसकी सारी फसलें बर्बाद नहीं होंगी, अर्थात किसान का जोखिम जो था वो कम हो गया। यही कहलाता है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। नंबर 2, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी या एम्प्लॉयमेंट, यानी कि दूसरे क्षेत्रों में भी उसको रोजगार मिल सकता है। जरूरी नहीं है वो खेती ही करे, खेती के अलावा और भी बहुत सारे काम हैं जिसके यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं, जिन्हें अगले पेजेस पर हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। इट इम्प्लाइज अ शिफ्ट फ्रॉम क्रॉप फार्मिंग टू अदर एरियाज ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल एनिमल हस्बेंड्री, अर्थात पशुपालन का काम किया जा सकता है। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़े, बहुत सारे तरीके हैं। ऊंट पाल लेते हैं राजस्थान में तो लोग। फिशरीज, हॉर्टिकल्चर, कॉटेज या हाउस होल्ड इंडस्ट्री एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अर्थात किसान के लिए ये भी कुछ तरीके हैं कि अलग प्रकार की एक्टिविटीज़ में एंगेज होकर वो इनकम अपनी बढ़ा सकता है और अधिक रोजगार पा सकता है। इन्हीं बातों को पढ़ेंगे डिटेल में अगले पेज पर। द इमर्जिंग चैलेंजेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट, यही कहलाता है इमर्जिंग चैलेंजेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट, जिसमें एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि के अलावा कुछ और भी रोजगार मिलना चाहिए किसान को। उसके अलावा ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब शुरू करते हैं। एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड एग्रीकल्चर, खेती के अलावा और कहां कहां रोजगार पा सकता है किसान। एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन। इट रिफर्स टू लाइव स्टॉक फार्मिंग, यानी कि वो पशुपालन करेगा, जानवरों को पालेगा। इट इंक्लूड्स पोल्ट्री फार्मिंग भी हो सकता है, कैटल फार्मिंग भी हो सकता है, डेयरी फार्म भी हो सकते हैं, गोट्स या शिप भी हो सकता है, भेड़ बकरी वगैरह। टू प्रिंसिपल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू लाइव स्टॉक सेक्टर आर, अब लाइव स्टॉक सेक्टर में क्या क्या समस्याएं हैं, मुख्य समस्याएं। नंबर 1, लो प्रोडक्टिविटी ओइंग टू बैकवर्ड नो हाउ, अर्थात टेक्निकल जानकारी की कमी के वजह से किसान यहाँ पर कई बार ऐसा देखा जाता है कि उसका जो प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी कम होती है ड्यू टू बैकवर्डनेस ऑफ नो हाउ, टेक्निकल जानकारी नहीं है, इस वजह से वो कम प्रोडक्शन कर पाता है। दूसरी समस्या, डेफिशिएंट वेटनरी केयर, जानवरों के जो डॉक्टर्स होते हैं वो हर क्षेत्र में अवेलेबल नहीं हैं। दीज नीड्स टू बी अर्जेंटली एड्रेस्ड, अर्थात ये वो समस्या है जिस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि अगर किसान ने मान लीजिए कि भैंसों का काम किया है, दूध का बिजनेस करता है वो खेती के साथ साथ, अगर उसकी भैंसें अचानक बीमार पड़ जाती हैं किसी भी वजह से या उनको कोई बीमारी लग जाती है, तो वहाँ पर डॉक्टर अवेलेबल होना चाहिए। लेकिन फिलहाल समस्या ये है कि वेटनरी केयर हर जगह अवेलेबल नहीं है। दूसरा काम, फिशरीज, मत्स्य पालन, अर्थात मछली वगैरह का काम करना। केरला, महाराष्ट्र, गुजरात एंड तमिलनाडु आर द प्रिंसिपल स्टेट्स इन इंडिया वेयर फिशरीज इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड इन द रूरल एरियाज, अर्थात ये वो क्षेत्र हैं जहाँ पर लोग अपनी रोजी रोटी के लिए मत्स्य पालन करते हैं। द फिशिंग कम्युनिटी इन इंडिया डिपेंड्स ऑलमोस्ट इक्वली ऑन आइलैंड सोर्सेज, दैट मीन्स रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम्स, नदी, नहर, झील, तालाब, कुछ तो होना चाहिए, उस पर ये लोग डिपेंड रहते हैं मत्स्य पालन के लिए। एंड मैराइन सोर्सेज जैसे कि सीज एंड ओशियंस, समुद्र या महासागर, तो किसान ये काम भी कर सकता है अगर उसके आसपास कोई भी वाटर सोर्स अवेलेबल है इस प्रकार का।
नेक्स्ट टॉपिक आता है हॉर्टिकल्चर। फल की खेती, फूलों की खेती, मसालों की खेती, इसे बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। इट इंक्लूड्स फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस एंड फ्लावर्स एटसेट्रा। प्रेजेंटली इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द वर्ल्ड। बहुत अच्छी बात है ये। इंडिया पूरे वर्ल्ड में सेकेंड नंबर पर आता है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की खेती में। वी आर इमर्जिंग एज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मैंगोज, और मैंगोज के मामले में तो भारत नंबर 1 है। बनानास, कोकोनट्स, कैशूनट्स, केला, नारियल, काजू एंड अ वैरायटी ऑफ स्पाइसेस, और बहुत सारे मसालों में भी इंडिया नंबर 1 है। ये सभी वो प्रोडक्ट्स हैं जिनको प्रोड्यूस करने में, पैदा करने में और एक्सपोर्ट करने में भी इंडिया पूरे विश्व को लीड कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्री। किसान अगर चाहे तो अपने घर में ही छोटी मोटी मशीनें लगाकर प्रोडक्शन कर सकता है किसी भी चीज़ का। एग्जाम्पल, ट्रेडिशनली दिस इंडस्ट्री हैज़ बीन dominated by activities like spinning, weaving, dyeing, bleaching, कढ़ाई, बुनाई, रंगाई. During the recent past, some new household activities, और अभी हाल फिलहाल में तो नई नई एक्टिविटीज़ भी शुरू कर दी हैं, जैसे कि सोप मैन्युफैक्चरिंग, साबुन बनाने का काम, डॉल मेकिंग, गुड़िया बनाने का काम, मशरूम कल्टीवेशन, मशरूम की खेती, एंड बी कीपिंग यानी कि मधुमक्खी पालन एटसेट्रा हैव इमर्ज्ड एज एन ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम जनरेशन। तो ये भी किसान के लिए एक ऑल्टरनेटिव तरीका है जिससे कि किसान इनकम जनरेट कर सकता है, अपनी इनकम बढ़ा सकता है। नेक्स्ट आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इट इंक्लूड्स कंप्यूटर्स, स्कैनर्स, प्रिंटर्स एंड फोटोकॉपियर्स, यानी कि फोटोकॉपी मशीन्स। तो अधिकतर किसान आजकल ग्रामीण क्षेत्रों में ये काम भी कर रहे हैं, अपने यहाँ पे कंप्यूटर लगा लेते हैं, स्कैनर्स लगा लेते हैं, प्रिंटर्स लगा लेते हैं और फोटोकॉपी मशीन लगा लेते हैं, एंड सर्विसेज देते हैं जैसे कि ईमेलिंग सर्विस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू डिफरेंट प्लेसेस, यानी कि फैक्स मशीन के द्वारा डॉक्यूमेंट्स को एक जगह से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफर कर देते हैं, और इस तरीके से भी बहुत से किसान पैसा कमा रहे हैं। तो ये सब कहलाता है एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड एग्रीकल्चर। अर्थात ज़रूरी नहीं है कि किसान खेती पर ही डिपेंड रहे, खेती भी करे, साथ में इनमें से कोई भी काम कर सकता है और करना भी चाहिए, तभी उसकी इनकम बढ़ेगी और देश की समस्याएं खत्म होंगी। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। थोड़ा सा चैप्टर और बाकी है, वो अगले सेशन में करेंगे। तब तक जितना पढ़ा है उसको लगातार पढ़िए, रिवीजन कीजिए। थैंक यू।